पहले मैं कुछ आपसे बात कर लेता हूँ, फिर इसको इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। जैसे जो भी आपके मन में उलझने या शंकाएं हैं, क्योंकि आज का जो परिवेश है उसमें जो प्रतियोगी परीक्षाओं का माहौल है उसमें सच कम है और मायाजाल ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे में जरूरी है कि जो भ्रम है हमारे मन के उनका निराकरण होता रहे और वो भी सही व्यक्ति से हो जिसने उसका वो एग्जाम सच में क्लियर किया हो, है ना। तो इसलिए सबसे पहले तो बधाई किरोड़ीमल कॉलेज को जिन्होंने ऐसा संवाद स्थापित करने का मौका दिया। कई बार अकादमिक जगत के जो लोग होते हैं, मैं भी अकादमिक जगत से ही हूँ, मेरा भी बैकग्राउंड एमफिल मैंने किया है और नेट मैंने किया है, लेकिन हम अकादमिक जगत के लोग कई बार जो प्रशासनिक जगत है या जो ऐसे लोग जिन्होंने जिस चीज के लिए बच्चे एस्पायर कर रहे हैं, मतलब अगर आप में से कितने लोग हैं जो एस्पिरेंट हैं, आप एक बार हाथ खड़ा करके मेरे को बताइए कितने लोग आईएएस या पीसीएस या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एसएससी या कोई भी किसी के एस्पिरेंट है। तकरीबन आधे लोग, तो बाकी किस चीज के एस्पिरेंट है, मतलब यूजीसी नेट के होंगे, किसी न किसी चीज के तो होंगे ना। मतलब आप में से कितने लोग ऐसे जो कोई भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, मतलब कोई क्लूलेस है अभी की भी करना क्या है। तो कब डिसाइड करने का मन बनाया आपने? इलेक्शन के बाद? तो मैं थोड़ी बात करता हूँ आपसे, उसके बाद फिर सत्र को खुला सत्र बना देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जो विषय है आज का उस पर थोड़ी बात करेंगे, प्रतियोगी परीक्षाएं और रोजगार की संभावनाएं। इसमें विशेषकर हम जो अपना झुकाव रखेंगे वो हिंदी में रोजगार की संभावनाओं पर ज्यादा रखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये एक बार मैं आपको एक थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ कि बेसिकली इंडिया में, भारत में प्रतियोगी परीक्षाएं कौन कौन सी तरह की होती है और क्या क्या उनका स्तर होता है और किस चीज के लिए हम एस्पायर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो मैं बता रहा हूँ उन्हीं के लिए एस्पायर करें और हाथ पे जुट जाए। आप अपने योग्यता के हिसाब से, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपने कैलिबर के हिसाब से निर्णय लें, वो आपका स्वय विवेक और स्वय निर्णय। जैसे सबसे पहले जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है, वो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा है, जिसके माध्यम से तकरीबन 23 सेवाओं के लिए परीक्षा होती है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, रेलवे, पोस्टल, ऐसे करके करीब 23 सेवाएं हैं। तो उनके लिए वो परीक्षा होती है जिसमें सीधे आप ग्रुप ए में सीधे प्रवेश करते हैं और एक सिविल सेवक कहलाते हैं। तो उसके अलावा जितने भी राज्य हैं उनके राज्य लोक सेवा आयोग हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो राज्य सेवा के लिए भर्ती करते हैं, जिसमें जैसे एसडीएम, डिप्टी एसपी, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, आबकारी अधिकारी, तमाम जितने स्टेट। देश में 3 तरह की सेवाएं हैं, मैं आपको पहले बताऊं एक बार, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग शायद नहीं भी जानते हो। एक तो अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं में 3 सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ये संविधान में उल्लिखित है ना। दूसरी है केंद्रीय सेवाएं, सेंट्रल सर्विसेज, जो केंद्र सरकार की सेवाएं हैं, जिनमें विदेश सेवा, रेवेन्यू सर्विस, रेलवे सर्विस, पोस्टल सर्विस, डिफेंस अकाउंट सर्विस, इस तरह की तमाम सेवाएं हैं। और तीसरी है राज्य सेवाएं, जो राज्य सरकारों की सेवाएं हैं। तो इस तरह से 3 सेवाएं हैं। तो अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए परीक्षा लेता है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, और राज्य सेवाओं के लिए परीक्षा लेते हैं राज्यों के लोक सेवा आयोग। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, सबके अपने अपने कमीशन हैं जो हर साल एक परीक्षा लेते हैं। वो भी सिविल सेवा परीक्षा की तर्ज पर ही होती है। वो भी इस तरह से हो गया। इसके अलावा यूपीएससी कुछ और परीक्षाएं भी लेती है सिविल सेवा परीक्षा के अलावा, जिनमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम होता है, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इस तरह की भी परीक्षाएं साल भर चलती रहती है। लेकिन सबसे प्रमुख परीक्षा जो है वो सिविल सेवा परीक्षा है, जिसके माध्यम से आईएएस और 23 सेवाओं की परीक्षाएं होती है। इसके अलावा कुछ और भर्ती की बॉडीज हैं भारत सरकार की, जो ग्रुप ए से नीचे के पदों के लिए भर्तियां करती हैं, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी, कर्मचारी चयन आयोग। ये ग्रुप बी और ग्रुप सी, सरकारी सेवाओं में 4 ग्रुप होते हैं, ए बी सी डी। तो ए तो सर्वोच्च हो गया, अधिकारी पद हो गया, बी उससे नीचे, सी उससे नीचे जो क्लरिकल वर्ग है, और डी चतुर्थ श्रेणी। तो इस तरह की जो ग्रुप बी और सी की परीक्षाएं वो ज्यादातर परीक्षाएं एसएससी द्वारा ली जाती हैं।
जैसे एसएससी ग्रेजुएट लेवल, एसएससी 12th लेवल, इस तरह की परीक्षाएं होती हैं। इसके अलावा दिल्ली में आपका दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, DSSP, रेलवे की RRBs हैं। इसके अलावा बैंकों की परीक्षाएं भी निकलती हैं। बैंकों में FBI है, एक IBPS होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, तो वो बैंकों के लिए परीक्षाएं लेता है। इस तरह की ये बॉडीज हैं। ये तो हुई बात जो भर्ती आयोग हैं। इसके अलावा ऐसी भी तमाम सरकारी संस्थाएं और निकाय हैं जो अलग अलग समय पे अपनी भर्तियां निकालते रहते हैं, जिनको आप, एक अखबार है जो हफ्ते में एक बार आता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, जिसमें IAS से लेकर और क्लर्क तक, चतुर्थ श्रेणी तक सबकी भर्तियां होती हैं। तो आप वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज है, हिंदी में रोजगार समाचार, वो भारत सरकार द्वारा ही छापा जाता है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी वैकल्पिक करियर हैं, मतलब ये तो बात रही एक प्रशासनिक या उन पदों की। अब हम बात करें अगर अकादमिक क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर, आप ज्यादातर लोग तो अंडर ग्रेजुएट ही है ना यहाँ पे, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट के भी होंगे। तो जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अगर कॉलेज में आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप UGC का नेट JRF एग्जाम क्लियर करते हैं, MPhil करते हैं, PhD करते हैं। अगर आप कॉलेज के अलावा स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए स्कूल लेक्चरर का एग्जाम होता है, वो अलग अलग राज्यों का अपना अलग अलग होता है। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जो उनका केंद्र सरकार द्वारा ही आयोजित होता है। इसके अलावा जो गैर सरकारी क्षेत्र में भी आजकल, ये तो सरकारी परीक्षाओं की बात की हमने, इसके अलावा गैर सरकारी क्षेत्र में आजकल निजी क्षेत्र में हिंदी में भी देखें आप तो करियर की बहुत असीमित संभावनाएं उपज गई हैं, अब उभर कर सामने आई है। जैसे आप देखें कि अगर आप मीडिया जगत की बात करें, जनसंचार की, मास कम्युनिकेशन में हिंदी में आज जितनी संभावनाएं आज हैं उतनी शायद पहले कभी भी नहीं थी। आप ये मानकर चलें कि मीडिया, जनसंचार और मास कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में हिंदी के माध्यम से करियर की जितनी संभावनाएं आज उभरकर सामने आई हैं उतनी पहले कभी भी नहीं थी। हिंदी का बाजार जितनी तेजी से आगे बढ़ा है और हिंदी जिस तरह से बाजार को नियंत्रित कर रही है, हालत ये हो गई कि आपको ध्यान होगा शुरू में जब एडवर्टाइजमेंट का जो जगत है, जैसे प्रसून जोशी का आपने नाम सुना होगा, पीयूष पांडे का नाम आपने सुना होगा, तो ये लोग एड गुरु कहलाते हैं। तो ये क्या, जैसे अब एक विज्ञापन, एक मशहूर बोर्ड, ठंडा मतलब कोका कोला, तो ये प्रसून जोशी ने प्रेम किया इसको और ये इतना हिट हुआ कि देश में गली गली में लोग कहने लगे कि भाई एक तो ठंडा दे दो। तो ठंडा मतलब, तो ऐसे ये विज्ञापन जो जनता की नब्ज को भांप कर हिंदी में उन्होंने इसको फ्रेम किया और वो एक बिल्कुल मतलब नब्ज बन गया जनता की। तो इस तरह से हिंदी में जो रोजगार की संभावना है, मैं एक बार उनको, यूं तो आपको भी समय समय पर बताया जाता रहता होगा, पर मैं भी एक बार आपको अगर रेखांकित करें हम, तो 5-6 क्षेत्रों में हिंदी में रोजगार की बड़ी संभावनाएं हैं सरकारी क्षेत्र के अलावा। एक तो है सबसे कॉमन है, वो है एकेडमिक, यानी कि आप टीचर बने, प्रोफेसर बने, रिसर्च स्कॉलर बने, एक तो ये फील्ड हो गया। इसके अलावा एक फील्ड है कि आप ट्यूटर भी बन सकते हैं। इसके अलावा हिंदी में दूसरा सबसे बड़ा फील्ड खुलता है, वो है मीडिया का, पत्रकारिता का फील्ड है, जिसमें आप आज देख रहे हैं कि हिंदी के 24 घंटे के न्यूज चैनल और हिंदी के अखबार, उनका जो सर्कुलेशन है वो बढ़ता ही जा रहा है और आगे अभी और बढ़ेगा, क्योंकि अभी भाषाई जो मीडिया है इस देश का, उसमें अभी विकास की संभावनाएं ज्यादा हैं और जो अंग्रेजी का मीडिया है वो सैचुरेट होने लगा है। तो इसलिए हिंदी के मीडिया में संभावनाएं अभी और बढ़ेगी, इसलिए आप इसको भी सोचकर ध्यान में रखें। इसके अलावा क्रिएटिव राइटिंग का एक फील्ड है, जिसमें आप न केवल नौकरी बल्कि फ्रीलांस भी काम कर सकते हैं। आपने कोई आर्टिकल लिखा, कोई वो आपने भेज दिया और वो छप गया और उसका आपको पेमेंट मिल गया, फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल आप अपना खोल सकते हैं, आप किसी वेबसाइट के लिए लिख सकते हैं, आप किसी पत्रिका के लिए नियमित लिख सकते हैं। इस तरह की तमाम संभावनाएं हैं, जिसमें आपको कोई फुल टाइम जॉब करने की आवश्यकता भी नहीं है। आप कॉलेज के स्टूडेंट होकर भी लिख सकते हैं। मैं तो स्कूल में लिखता था, मैं जब 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ता था तब भी मैं कविताएं और लेख लिखकर भेजता था, उनका पेमेंट भी आता था। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी एक बड़ा फील्ड है क्रिएटिव राइटिंग। उस समय तो 500 रुपये भी आ जाते थे, ऐसा लगता था कि मजे आ गए। अब तो उस समय ये तो बात 7-8 साल पहले की है ना। इसके अलावा एक बड़ा फील्ड है ट्रांसलेशन का, जिस पर अभी शायद बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं। अनुवाद, आप देखिए कि आपको ध्यान होगा, पीछे एक ज्ञान आयोग बनाया था भारत सरकार ने। सरकार ने एक राष्ट्रीय अनुवाद मिशन भी बनाया हुआ है। बेसिकली अब जो आगे आने वाली जो ज्ञान आधारित
संस्कृति होगी उसमें अनुवाद बहुत बड़ा रोल निभाएगा। अनुवाद विश्व भर की संस्कृतियों का सेतु बनेगा और बन रहा है। आप देखें कि आजकल स्पेनिश का अनुवाद हिंदी में, भाषा इंडोनेशिया का अनुवाद हिंदी में हो रहा है, कोरिया की कविताओं का हिंदी में अनुवाद हो रहा है, हिंदी की रचनाओं का बाहर की भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। तो ऐसे में अनुवाद और इंटरप्रिटेशन, होता है भाषांतरण, भाषांतरकार जो होते हैं, जो मौके पर, जैसे मैं अभी हिंदी में भाषण दे रहा हूं और वो उसको हाथों हाथ किसी अन्य भाषा में बोल करके हेडफोन आपको जैसे पार्लियामेंट की आपने कभी अगर लोकसभा टीवी या राज्यसभा टीवी देखा हो तो वहां पर भाषांतरकार की एक अलग सेवा होती है, उसके लिए भी भर्तियां निकलती हैं। मैंने भी, मेरे बारे में अभी परिचय में आपने बताया कि मैं पार्लियामेंट में 2 साल ट्रांसलेटर था, तो वहां पे मैं पार्लियामेंट के अंदर वहां पर काम करता था। तो इंटरप्रिटेशन का भी एक बड़ा फील्ड है। संसद में तो ये है कि 22 भाषाएं जो संविधान में जो मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं है ना हमारी, उन सब में इंटरप्रिटेशन होता है, क्योंकि सभी भाषाओं को जानने वाले सांसद वहां पर होते हैं। तो अनुवाद और भाषांतरकार ये 2 फील्ड बहुत बड़े हैं। अनुवाद में बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध है, जिसमें सबसे पॉपुलर है पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, जो मैंने भी किया हुआ था। तो अनुवाद में क्या क्या संभावनाएं हैं? एक तो सरकारी क्षेत्र में आप देखें तो एसएससी द्वारा एक साल में 1 या 2 बार परीक्षा होती है अनुवादक की, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जिसकी सैलरी भी काफी अच्छी खासी सम्मानजनक होती है और जो उनकी नौकरी है वो भी काफी सम्मानजनक होती है और काफी अच्छा, आपको जब आप दोनों भाषाओं में काम करते हैं तो रोजाना कुछ नया सीखते ही हैं, तो आप कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। तो ये भी एक अच्छा फील्ड है। इसके अलावा प्राइवेट निजी क्षेत्र में अनुवाद की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। जितने भी हिंदी के प्रकाशक हैं, जितने भी अंग्रेजी के प्रकाशक हैं, आप देखिए वेस्टलैंड एक बड़ा प्रकाशक है, पेंगुइन बड़ा प्रकाशक है। क्या आपने कभी देखा कि पेंगुइन आजकल हिंदी में क्यों किताबें छाप रहा है? कोई उसको, सरकार ने तो कहा नहीं है कि हिंदी में किताबें छापो, या वो कोई समाज सेवा भी नहीं कर रहा है, वो मुनाफे के लिए कर रहा है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि हिंदी में मुनाफा है, हिंदी में पाठक हैं जिनमें अभी विकास का स्कोप है। क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो नवसाक्षरों की भाषा भी है। जो लोग नया पढ़ना सीखेंगे गांव में, कस्बों में, अभी हम क्या दिल्ली में रहकर शायद सोचते हैं, लेकिन आप में से ज्यादा लोग कई गांव से, कस्बों से या छोटे शहरों से निकल कर आए हैं। मैं भी एक छोटे शहर से आया हूँ। आज भी आप देखिए देश के 10 हिंदी भाषी राज्यों में अभी भी और आगे भी रहेगा हिंदी का जबरदस्त प्रचलन है, और वो लोग अभी भी देश की 1-2% पॉपुलेशन ये जो अंग्रेजी जानती है। तो इसलिए हिंदी में पढ़ने का स्कोप आगे अभी रहेगा और आगे और बढ़ेगा। इसके अलावा आप किताबें लिख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में जा सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए फर्म्स होती है, एड पीआर फर्म बोलते हैं उनको, पब्लिक रिलेशंस की फर्म होती है। सरकार भी आजकल हर विभाग में जनसंपर्क अधिकारी रखने लगी हो। कॉलेज में भी डीयू में भी आ गए ना, तो हो सकता है कल कॉलेज की जनसंपर्क अधिकारी बन जाए। मीडिया वालों के, मीडिया से संपर्क स्थापित कर कॉलेज की एक अच्छी इमेज स्थापित करना है, कॉलेज की तौर से स्पोक्स पर्सन का काम करना, प्रेस प्रवक्ता, तो ये भी एक संभावना है। इसके अलावा डायलॉग राइटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग भी एक संभावना है, जिसके लिए थोड़ा सा, हालांकि आजकल मुंबई जाना अनिवार्य नहीं है, उसके लिए भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रिप्ट लिखने का शौक है या डायलॉग लिखने का शौक है तो आप यहीं से स्टार्ट करें। थिएटर में भी आप जा सकते हैं, हिंदी का रंगमंच में भी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तो इस तरह से ये जो बात रही है हमारी हिंदी में रोजगार की संभावनाओं पर हमने थोड़ी सी बात की। तो हमने पहले बात की प्रतियोगी परीक्षाएं कौन कौन सी होती है, उनकी तैयारी। अब मैं जो बात करूंगा ना, बेसिकली मैं, क्योंकि मैंने भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं दी हैं, केवल आईएएस का एग्जाम नहीं दिया और क्लियर भी की है, तो इसलिए मैं आपको जो बातें बताऊंगा वो आईएएस के एग्जाम में तो काम आएंगी ही, साथ में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपके करियर को सुनिश्चित करने की दिशा में बहुत सहयोग करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, तो हम बात शुरू करते हैं यूपीएससी आईएएस की परीक्षा। जैसे अगर हम हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं, या हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहे हैं, सोशियोलॉजी ऑनर्स कर रहे हैं, मतलब हम एकेडमिक्स में पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब अब आपके सामने कई बार ये विचार आता होगा कि यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ओर जाएं या एकेडमिक वर्ल्ड में ही आगे बढ़े, रिसर्च में जाएं या प्रोफेसर बनने की ओर बढ़े। तो पहली बात तो आप इस द्वंद्व को थोड़ा सा, अब क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने जा रही है, तो जो लोग फाइनल ईयर तक आते जा रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी लाना शुरू करें अपने मन में। हमारे ग्रेजुएशन तक तो थोड़ा चलता है डायलेमा, लेकिन फाइनल ईयर तक थोड़ी क्लैरिटी आनी चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप सब लोग आईएएस की तैयारी करने में जुट जाए, मैं बिल्कुल ऐसी सलाह नहीं दूंगा आपको। आप अपने योग्यता, अपनी रुचि, अपना कैलिबर, अपनी
क्या क्या आपने अब तक पढ़ा है, कैसी आपकी परवरिश हुई है और क्या क्या आपकी परिस्थितियां हैं, उन सब के हिसाब से निर्णय लें। अगर आप एकेडमिक वर्ल्ड में आपको जाना अच्छा लगता है, अगर आपको किताबों से प्यार है और आपको लगता है जीवन भर आप किताबें पढ़ना और लिखना और शोध करना ही चाहेंगे, तो आप निश्चित रूप से आप नेट जेआरएफ का एग्जाम क्लियर करें, एमफिल की ओर जाए, पीएचडी की ओर जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको नहीं, मुझे तो एक सपना है कि मुझे आईएएस बनना है, तो आप उसके लिए भी सोच सकते हैं। मैं उसके लिए आपको हतोत्साहित भी नहीं करूंगा। तो इसलिए इस चीज को मतलब मैं सबसे ज्यादा जो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे वो ये है कि आप किसी को भी गलत नहीं माने। तो इसलिए जिस करियर में आपको मिले या मिलने की संभावना लगे कुछ प्रतिशत, तो उसकी ओर जाए आप। कोई भी करियर अच्छा बुरा नहीं है। मैं आप हमेशा बार बार कोट करता हूँ कि हमारे संविधान में कुछ मूल कर्तव्य हैं जिनको कम पढ़ते हैं लोग, मूल अधिकारों को ज्यादा पढ़ते हैं। तो कर्तव्य जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें नंबर 10 एक है कर्तव्य, जिसमें ये लिखा है कि निजी और सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि देश प्रगति की ऊंचाइयों को छू ले। तो उसका जो उसमें जो संविधान निर्माताओं ने हमसे अपेक्षा की है वो ये की है कि हम जिस भी क्षेत्र में काम करें, हम उत्कृष्टता के लिए काम करें, एक्सीलेंस के लिए काम करें। अगर आप शोध करें तो किरोड़ीमल कॉलेज के माध्यम से या दिल्ली विश्वविद्यालय के माध्यम से ऐसा शोध करें कि विश्व भर में उसकी चर्चा हो। आई थिंक आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो शोध करें तो शोध डूब कर करें ना, शोध आप आधा अधूरा क्यों करते हैं? अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं उसकी तैयारी करें, 1.5-2 साल अगर आप दे रहे हैं तो डूब कर दें पूरे डेडिकेशन, पूरे समर्पण के साथ। तो मेरा ये मानना है जो भी करियर अपनाए 100% डिवोशन के साथ आप उसको करें, तो संभावनाएं जो सफलता की है वो ज्यादा हो जाएगी और हो सकता है बाद में संतुष्टि की संभावनाएं भी रहेगी। थोड़ी सी बात करते हैं पैटर्न की। जो अब नया पैटर्न है, जो नए ट्रेंड्स हैं सिविल सेवा परीक्षा की, उनकी बात करते हैं। तो इस समय जो ट्रेंड है वो ये है कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू 3 चरणों में परीक्षा होती रही है हमेशा से। प्रारंभिक परीक्षा में अब 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल स्टडीज का होता है, सामान्य अध्ययन का। दूसरा पेपर सीसेट के नाम से मशहूर है। लेकिन अच्छी बात अब ये है कि सीसेट अब क्वालिफाइंग हो गया है, उसमें केवल 33% अंक चाहिए, उसके आपके अंक जुड़ते नहीं है। तो इसलिए आप ये डरना बंद कर दें कि हम ह्यूमैनिटीज से हैं, हम आर्ट साइड के बच्चे हैं या हम हिंदी बैकग्राउंड के हैं तो हमारा आईएएस में प्री क्लियर नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। पहली बात, सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है वो आप एक बार देख लें। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, एनवायरमेंट, साइंस, इन सबका बेसिक और एलिमेंट्री नॉलेज है। उसके साथ करंट अफेयर्स, जो देश दुनिया में घट रहा है उससे समझ हमको होनी चाहिए। अब जब प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं उसके बाद होती है मुख्य परीक्षा। जो मुख्य परीक्षा के नाम से स्पष्ट है कि मुख्य है ये, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यही मुख्य है क्योंकि इसी के हम जुड़ेंगे। प्रारंभिक परीक्षा एक छटनी परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा क्या है? छटनी करती है वो कि कौन मुख्य परीक्षा देगा, ये तय करती है बस, इसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि प्री को हल्के में लें, क्योंकि प्री क्लियर नहीं होगा तो मेंस नहीं दे पाओगे। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने जब दिया था 2013 में, तब मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। वो एक अलग कहानी है, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मुझे कितनी निराशा हुई है, कैसे मैंने उस पर काबू पाया। लेकिन 2014 में जब मैंने पार्लियामेंट में नौकरी करते करते एग्जाम दिया, तब तो सब कुछ क्लियर होता ही चला गया, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और 13वीं रैंक भी आ गई, हिंदी माध्यम में तो रोज स्थान भी आ गया। तो खैर, तो मुख्य परीक्षा के पैटर्न की थोड़ी सी बात करते हैं। इसमें कुल 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 7 पेपर के अंक जुड़ते हैं। सामान्य अध्ययन के अब 4 पेपर होते हैं, 1, 2, 3, 4। इसमें यही सब चीजें जो प्री के सिलेबस में थी उसमें कुछ और एडिशन हो गया, जैसे सोसाइटी भी जुड़ गई, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी जुड़ गए, एथिक्स भी जुड़ गई। तो इस तरह से करके काफी एक विस्तृत, काफी कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव और समग्र सिलेबस है यूपीएससी का। उसके बाद फिर जब मुख्य परीक्षा क्लियर कर लेते हैं, इसमें कुछ क्वालिफाइंग पेपर भी होते हैं 2 भाषाओं के, एक तो हिंदी या कोई भी भारतीय भाषा और दूसरा इंग्लिश। तो इंग्लिश का भी पेपर देना होता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा हिंदी को प्रेम करते हैं वो हिंदी को प्रेम करें, मैं भी करता हूँ, लेकिन इंग्लिश भी सीख लें। और अंग्रेजी बहुत सरल भाषा है, जिसमें केवल 26 ही अक्षर है। और अंग्रेजी सरल कोई भाषा नहीं दुनिया में, अगर सरल नहीं होती तो ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनती ही नहीं। समझ रहे हो आपकी बात? तो इसलिए अंग्रेजी से कोई दुश्मनी ना रखें और अंग्रेजी को हौवा भी ना बनाएं, क्योंकि ऐसा है नहीं।
जब मैंने ही सीख ली तो आप भी सीख सकते हो, है ना। और अब मतलब डीयू के माहौल में तो मैं समझता हूँ वैसे मतलब टूटी फूटी इंग्लिश तो सभी बोलते हैं, थोड़ा सा एक प्रभाव भी जमाते हैं इंग्लिश के माध्यम से, वो भी है। कोई बात नहीं, तो सीख लेना चाहिए, इतना काम आता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी और एग्जाम में भी, है ना, दोनों में काम आता है ना। तो ये रही बात। और उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो मैं कुछ बातें ऐसी करूंगा जो अभी अंडर ग्रेजुएशन के आप छात्र हैं ना, तो अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका अभी से ध्यान दें अगर, तो जब आप ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम देने की सोचेंगे या एग्जाम देंगे, अच्छा एक चीज और सोचना ज्यादा मत, मतलब मैंने ये देखा है खासतौर पे हिंदी पट्टी के जो छात्र होते हैं, हिंदी पट्टी मतलब 10 उत्तर भारत के जो राज्य हैं, वो सोचते बहुत ज्यादा, योजनाएं बहुत ज्यादा बनाते हैं, लेकिन जब योजनाओं के कार्यान्वयन की बारी आती है तो वो कुछ दिन तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मतलब शुरू में तो शुरू के 3-4 दिन, एक हफ्ता, 10 दिन तो बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा कर लेते हैं कि उसके बाद इतना थक जाते हैं कि 10 दिन तक उठते ही नहीं है। तो इस तरह की अप्रोच नहीं रखी। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कुछ पहलुओं के बारे में बात करेंगे, और फिर तैयारी की कुछ बिल्कुल सामान्य बातें जो, क्योंकि फिर मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोग कहेंगे रिपीट कर रहे हैं, कॉमन सेंस इज ऑल्सो कॉमन। आजकल सबसे ज्यादा अनकॉमन चीज है वो कॉमन सेंस है, क्योंकि सभी लोग इतने विशिष्ट हैं, सभी लोग अनूठे हैं अपने आप में कि हर आदमी एक अलग ही अपनी लीग लेकर चल रहा है। तो ऐसे में जो एक जनरल सामान्य अप्रोच है वो वही होती जा रही है। और ये एग्जाम ऐसा है, मुझे लगता है शायद 2 क्षेत्र ऐसे हैं इस देश में जहां आपको जर्नलिस्ट बनने की आवश्यकता है। जर्नलिस्ट नहीं, जनरलिस्ट, सामान्य है जो सामान्य जानकारी रखता हो हर चीज के बारे में। वन हु नोज समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। तो ऐसे 2 क्षेत्र हैं, एक तो सिविल सेवाएं और एक पत्रकारिता। भाई जो प्रोफेसर है वो तो विशेषज्ञ हैं और हम सामान्यज्ञ हैं, क्योंकि हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। हिंदी साहित्य में भी 1 घंटे का लेक्चर तो दे ही देंगे, तो हमारा जो है हम किसी भी चीज पर बोल सकते हैं आपके साथ 1 घंटा। जो ये जनरलिस्ट अप्रोच है ना, अगर आप सिविल सेवाओं के बारे में सोच रहे हैं या सरकारी सेवाओं की तैयारियों के बारे में सोच रहे हैं तो जनरलिस्ट अप्रोच चाहिए, बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट वाली अप्रोच की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक वैकल्पिक विषय जरूर है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसमें आपको काफी डीप नॉलेज होनी चाहिए, उसकी अप्रोच भी लेकिन जनरली होनी चाहिए। जैसे उसके बारे में भी बाद में बात करूंगा, विषयांतर हो जाएगा। पहले एक बार पर्सनैलिटी के कुछ पक्षों पे बात कर लें जो अपने अंडर ग्रेजुएट के छात्र हैं, विशेषकर उनके लिए। अच्छा, मैं ज्यादा उनके लिए नहीं बात करूंगा जिनकी पर्सनैलिटी पक्की हो चुकी है, मतलब जो एक है ना कि घड़ा पक चुका है, उसमें कुछ गुंजाइश नहीं है, तो उनके लिए नहीं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनमें अभी गुंजाइश है सुधार की। और मेरा ये मानना है, मैडम शायद सहमत होंगी, कि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, चाहे आप 60 साल के भी हो जाओ, लेकिन अपने ऊपर है। मतलब आप अगर यू आर हम्बल एनफ कि आप मानते हो कि हाँ मुझमें भी कुछ कमियां हैं, जैसे मैं तो अभी भी मानता हूँ, आगे भी मानता रहूंगा, क्योंकि तभी आप सीख सकते हो। मतलब लर्निंग का जो प्री कंडीशन है ना, वो ये है कि आप ये मानो कि मुझे सब कुछ नहीं आता। जैसे एक सुकरात का नाम आपने सुना होगा, जो यूनान के मशहूर दार्शनिक थे, उनको लोग बहुत विद्वान मानते थे। तो एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आप इतने विद्वान जो हैं, मतलब आखिर आप सबसे बड़े ज्ञानी क्यों हैं, ऐसा क्या है आप में? तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी इस अर्थ में हूं कि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। समझ पाए इस बात को? मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी इस अर्थ में हूं कि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। और इस बात को अकादमिक जगत के लोग सबसे ज्यादा समझते हैं कि अगर आप हिंदी साहित्य में भी कोई ऐसा व्यक्ति देश में दावा नहीं कर सकता कि वे हिंदी भाषा और साहित्य के सभी विधाओं या सभी पूरी आलोचना या पूरे किसी एक विधा का भी दावा नहीं कर सकता कोई, तो पूरे साहित्य का तो कोई क्या ही दावा करेगा। तो इस एग्जाम में ये भी एक अप्रोच बनानी है आपको कि आप दूसरों के विचारों का भी सम्मान करें। ऐसा नहीं कि भाई मैं डीयू से पढ़ा हूँ, मैं केएमसी का हूँ, तो मुझसे जो ज्यादा वो नहीं जानता होगा, शोभा मैडम ने पढ़ाया है तो मुझसे ज्यादा वो नहीं जानता है, ये अप्रोच नहीं। अपने को आगे भी सीखने के लिए तैयार रहना है। सिद्धांत है जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया जीवन में, एक तो अनेकांतवाद जो कहता है दूसरों के विचारों का भी सम्मान करें आप। तो कोई भी चीज जो है वो कंप्लीट नहीं है, कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, उसको उसके सारे पहलुओं के साथ देखना जरूरी है। ये अप्रोच इस एग्जाम में बहुत काम आती है, क्योंकि इस एग्जाम में भी कोई भी चीज, जब आप कोई भी विषय पढ़ेंगे या करंट अफेयर्स को देखेंगे या कोई भी
घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस पर विद्वान के अलग अलग राय है। द हिंदू में जो कॉलम है वो अलग बात कह रहा है, इंडियन एक्सप्रेस वाला अलग कह रहा है, दैनिक जागरण वाले अलग ही कह रहे हैं। तो ऐसे में आपको ये अप्रोच अपनानी पड़ेगी कि सबके विचारों को समझ के अपनी एक राय बनाना जो थोड़ी संतुलित भी हो, बहुत ज्यादा अतिवादी ना हो, एक्सट्रीमिस्ट ना हो। दूसरी बात जो है वो मध्यम मार्ग, वो बौद्ध दर्शन का एक बहुत मशहूर सिद्धांत है, मिडिल पाथ, कि आप जो ट्रुथ लाइज इन बिटवीन, एक कहावत है कि भाई ट्रुथ ना तो इधर है, ट्रुथ ना इधर है, ट्रुथ लाइज इन बिटवीन, सत्य कहीं बीच में छुपा हुआ है। लेकिन उसके लिए क्या है, पहले आप थोड़े विनम्र हो और आप सत्य को समझने की या सीखने की जहमत उठाएं। अनेकांतता निष्काम कर्मयोग और मध्यम मार्ग को थोड़ा अपना के जीवन का मंत्र बना सकते हैं। यूपीएससी में बहुत काम आते हैं, मुझे तो बहुत काम है। एक मैं अब बात करूंगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में परसिस्टेंस की। आपने सुना होगा पहले एक बड़ा ट्रेंड चलता था कि आईक्यू लेवल कितना है, साइकोलॉजी में आईक्यू लेवल की बात करते हैं ना हम लोग। तो आईक्यू लेवल कितना है, उससे हम लोगों की हैसियत का या औकात का अंदाजा लगाते थे पहले। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने सोचा, जो आदमिक लोग थे, रिसर्च करते रहते हैं हम, ये लोग तो हमको उनका लाभ मिलता रहता है। तो लोगों ने सोचा कि यार आईक्यू से खाली इंसान की व्यक्तित्व का अंदाजा लगता नहीं है, खाली आईक्यू से। उसने सोचा कि आईक्यू तो अच्छा है, लेकिन ईक्यू कैसा है, यानी इमोशनल कोशेंट कैसा है उस व्यक्ति का। ऐसा तो नहीं है कि वो आईक्यू तो तेज है लेकिन जरा सी बात नहीं घबरा जाता है। ऐसा तो नहीं है कि वो आईक्यू तो अच्छा है लेकिन किसी को समझता ही नहीं अपने आगे, घमंडी तो नहीं है। या ऐसा तो नहीं है कि वो आगे कुछ सीखना ही नहीं चाहता, केवल आईक्यू तेज है और उसी पे ही अपनी बंसी बजा रहा है। तो ईक्यू का महत्व बढ़ा। तो हमने ये जानना चाहा कि ऐसा व्यक्ति भी पूर्ण वही माना जाएगा जिसमें आईक्यू के साथ ईक्यू भी हो। लेकिन फिर एक कंसेप्ट आया कि कुछ लोग ऐसे निकले जो आईक्यू भी है, ईक्यू भी है, लेकिन निरंतरता नहीं है। मतलब इंटेलिजेंस भी अच्छी है और इमोशनल कोशेंट भी अच्छा है, लेकिन चीजों को सस्टेन नहीं कर पाते। यानी आपने जैसे मैंने अभी जिन लोगों का जिक्र करा, हम ज्यादातर ऐसे ही होते हैं जो शुरुआत बड़ी अच्छी करते हैं लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाते। ये एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है, ये क्या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो आपसे निरंतरता की मांग करता है, परसिस्टेंस की मांग करता है। तो इसीलिए कर सकता है पीक्यू, परसिस्टेंस कोशेंट कितना है। ऐसा तो नहीं है कि हम शुरुआत बहुत अच्छी करें और उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा पाए। जब तक आप उस शुरुआत का कोई अंत नहीं है जो अपने उचित अंत तक नहीं पहुंचे, है ना। तो परसिस्टेंस को आप जरूर ध्यान रखिए और इसको धीरे धीरे डेवलप करें। जितने भी स्किल्स की मैं बात कर रहा हूँ वो सब एक दिन में डेवलप नहीं होंगे रातों रात, आप जाके तुरंत डेवलप करो ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे डेवलप जरूर हो जाएंगे, ये तय है। इसके अलावा दो तीन चीजें और मैं बात करूंगा आपसे। एक होता है कि हमारे अंदर कुछ स्किल्स होते हैं, जैसे अगर आप मैनेजमेंट में पढ़े तो 3 स्किल्स की चर्चा करते हैं मोटे तौर पे। हालांकि उनके अंदर बहुत सारे सब स्किल्स भी होते हैं, लेकिन सारे स्किल्स को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं: टेक्निकल स्किल्स, कंसेप्चुअल स्किल्स और ह्यूमन स्किल्स। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो अगर आप देखें, गहराई से सोचें, तो प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो टेक्निकल स्किल का एग्जाम लेता है, मेंस एग्जाम कंसेप्चुअल स्किल्स का एग्जाम है और इंटरव्यू जो है वो ह्यूमन स्किल्स का एग्जाम है। एक बार मैं हल्का संक्षेप में आपको बताता हूँ। टेक्निकल स्किल्स का मतलब क्या है कि आपको टेक्निकल नॉलेज कितनी है उस चीज की। फॉर एग्जाम्पल आपको ग्राफ या सपोज नंबर, अंकों के प्रति आपकी अभियोग्यता कैसी है, थोड़ा सा ये, या आप कितने क्रिस्प और क्लियर हो, ये टेक्निकल नॉलेज। मान लीजिए कंप्यूटर साइंस से है तो टेक्निकल नॉलेज किसी भी हिंदी साहित्य की भी एक टेक्निकल नॉलेज हो सकती है। दूसरी नॉलेज है कंसेप्चुअल नॉलेज, कि आपको उसकी अवधारणाओं की कितनी समझ है। ये थोड़ी गहरी बात हो गई कि आपको, मान लीजिए आपको भक्ति साहित्य, वो तो टेक्निकल नॉलेज तो है पूरी कि भाई राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, लेकिन आपको उसकी अवधारणाओं की समझ भी है या नहीं, तो वो कंसेप्चुअल स्किल्स में आ जाएगा। और तीसरा होता है ह्यूमन स्किल्स। ह्यूमन स्किल्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ह्यूमन स्किल्स का मतलब है आपके व्यक्तित्व में कौन कौन से मानवीय गुण हैं, क्योंकि आजकल मैंने कहा था ना कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, तो मानवीय गुण भी आजकल काफी अनकॉमन हो गए हैं। तो ह्यूमन स्किल्स को भी अपने को डेवलप करना, उसके अंदर देयर आर सो मेनी स्किल्स लाइक ह्यूमिलिटी एक बहुत बड़ा स्किल है, विनम्रता सबसे बड़ा गुण है जो बहुत लैकिंग है आजकल। तो या किसी की बात को हम सम्मान करें, ये भी एक स्किल है। अभिव्यक्ति का तरीका एक स्किल है। तो इस तरह के तमाम स्किल्स हैं
जो ह्यूमन स्किल्स के अंदर आते हैं। बड़ों का भी सम्मान करते हैं, लेकिन क्या आप छोटों का भी सम्मान करते हैं? ये भी एक ह्यूमन स्किल है। आप अपने जूनियर्स को प्यार देते हैं या उनको सजा देते हैं? आप अपने सीनियर्स को मन से सम्मान करते हैं, दिखावे के लिए उनको सर करते हैं? तो ये सब ह्यूमन स्किल्स के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो बड़ा एस्पेक्ट है वो है पॉजिटिव थिंकिंग। मतलब जैसे कहते हैं ना कि नेवर 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 गिव अप। मैंने अपनी टेबल पर लगा रखा था लिखकर, जब प्री क्लियर नहीं हो तब भी, कि कभी भी गिव अप नहीं करना है, चाहे कुछ ही हो जाए। मतलब हो सकता है हम अपने करियर की धारा चेंज कर ले मौका देखकर। आपको इतना भी तो एडेप्टिव होना चाहिए ना कि अगर आपको लगे कि भाई यहाँ पे मेरी दाल नहीं गल रही तो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊं समय रहते, जैसा हम नहीं करते तो नगर वाले काम। तो लेकिन अपने को गिव अप नहीं करना है। मतलब भले ही आईएएस में होना हो, पीसीएस में होना हो, कहीं और भी नहीं हो, तो भी अपने कोई ना कोई जिंदगी क्या है कभी थमती नहीं है। जैसे अखबार में आप पढ़ते हो, जब मुंबई में धमाके हुए तब भी अगले दिन अखबार में क्या है, चलती रही जिंदगी, नहीं थमी जिंदगी। तो जिंदगी थमती नहीं है कभी, ये आप बिल्कुल क्लियर रखें। ये नहीं, अब मैं देखता हूँ आज मतलब अभी मैं एक जगह था तो वहां पर एक 12वीं कक्षा का छात्र, वो इतना डिप्रेस था, उसके बोलने में ही डिप्रेशन झलक रहा था। और वो कि भाई मेरा होगा या नहीं होगा एग्जाम। हमने कहा कि भाई अभी तो ग्रेजुएशन ही नहीं की तूने, अभी तो एग्जाम दिया ही नहीं, अभी से इतना डिप्रेस हो रहे हैं। तो इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग, और आजकल मैं ये भी कहूंगा आप लोगों से, एंजाइटी और डिप्रेशन से आप लोग, मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कॉलेज मैनेजमेंट से कि साइकोलॉजिस्ट को कोई ना कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप जरूर, आई थिंक होगा भी, जो कोई भी उलझन हो किसी भी स्टूडेंट को, और उसके एंजाइटी होना एक कॉमन चीज है, लेकिन एक हद से ज्यादा एंजाइटी होना वो किसी और समस्या की ओर ले जा सकता है आपको, और वो समस्याएं फिर मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो इसलिए आप आपस में एक दूसरे से दोस्ती, केवल ये दोस्ती मतलब खाने पीने वाली दोस्ती के अलावा एक दूसरे की हेल्प वाली दोस्ती भी डेवलप करें, ठीक है? शाम को घूमने वाली, और बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुद कहता हूँ लोगों को भी अपने हॉबीज के लिए वक्त निकालें, थोड़ा सा जो भी आपको पसंद है उस काम को करें और मस्त रहें, खुश रहें, और उसके साथ पढ़ाई करें, है ना? जॉय और एक प्रफुल्लित चेहरा होना चाहिए। मतलब मुझे एक भी चेहरा ऐसा नहीं लगना चाहिए सभागार में जो अवसाद में निराश हो या कोई उम्मीद खो चुका हो, है ना? है कोई क्या ऐसा चेहरा आपके? कोई ऐसे जैसा आजकल आता है कि ऐसे फ्रेंड को टैग करो जो इंटरेस्ट हो आपका, है ना? आप अपने पड़ोस वाले को टैग कर सकते हैं। आई होप कि नहीं करना पड़ेगा, किरोड़ीमल कॉलेज में ऐसी स्थिति नहीं आएगी। तो ये बात रही कुछ हमने जो पर्सनैलिटी के बारे में की। इसके अलावा कुछ बातें हम करते हैं तैयारी कैसे करें। हालांकि ज्यादा बातें हम तब कर पाएंगे जब आप सवाल पूछेंगे, पर फिर भी चूंकि कुछ ऐसी बातें जरूर हैं जो आप सब में से कॉमन होंगी, तो मैं उनकी बात कर लेता हूँ और उसके बाद फिर हम इसको खुला सत्र बना देंगे। एक सवाल है कि कैसे अपना माध्यम चुने इस एग्जाम में, है सवाल? हिंदी चुने, इंग्लिश चुने, कि आप मीडियम वही चुने जिसमें आपको पढ़ने में कोई समस्या ना हो, लिखने में कोई समस्या ना हो, और जिसमें आपका जो एक्सप्रेशन हो वो अच्छा हो। आपको लिखकर लगे कि हाँ मैंने लिखा है जो वो कुछ स्तरीय है। ऐसा नहीं कह रहे कि बहुत अकादमिक हो या बहुत ज्यादा आपने कठिन शब्दों का प्रयोग किया हो, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको उस भाषा में कोई भी कहीं से कहीं तक लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग में कोई समस्या ना हो। भाषा के 4 स्किल्स होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इन चारों में उस भाषा में आप एक्सपर्ट हो अच्छी तरह, एक्सपर्ट तो नहीं लेकिन आपको उसकी सामान्य पकड़ हो, ऐसी भाषा को आप माध्यम चुने। और आप तो सब हिंदी भाषी हैं, तो अगर आपको लगता है कि अंग्रेजी में आप अच्छा नहीं लिख सकते तो आप हिंदी माध्यम चुने, और अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश में लिखने का स्किल अच्छा है तो बेझिझक इंग्लिश मीडियम चुने। फिर आपको कोई और सवाल होगा तो बाद में हम लोग कर लेंगे, अभी मेरी तरफ से यही इनपुट है। दूसरा एक कॉमन सवाल है कि कोचिंग करें या नहीं, ये एक बहुत कॉमन सवाल है क्या? कोचिंग के बारे में ये कहूंगा कि पहली बात तो ये कि कोचिंग करना कोई अनिवार्य नहीं है, और कोचिंग के बगैर बहुत लोग सक्सेसफुल होते हैं। हमारे बैच में तो लगभग 30-40% लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने बिना कोचिंग के एग्जाम क्लियर किया। और पहले कोचिंग ज्यादा जरूरी इसलिए होती थी कि पहले जो अन्य माध्यम थे वो इतने एक्टिव नहीं थे, जैसे इंटरनेट या सोशल मीडिया या अनुवाद इतना ज्यादा चीजों का नहीं हुआ था। तो क्या समस्या आती थी कि हिंदी में अच्छी किताबें मिलती नहीं थी। अब अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हिंदी में इस तरह की सामग्री उपलब्ध नहीं है तो उसको पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि
हिंदी में आप ये देखो यूपीएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए अच्छे से अच्छी किताबें प्रामाणिक अनुवाद के साथ उपलब्ध हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे कि अगर आप बात करें रीडिंग मटेरियल की, तो आप देखें कि एनसीईआरटी की सभी किताबें उपलब्ध हैं हिंदी में, इग्नू के सभी नोट्स हिंदी में उपलब्ध हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में ओपन स्कूल है उसके नोट्स हैं हिंदी में उपलब्ध, भारत सरकार जो NIOS है उसके नोट्स हिंदी में उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो अच्छे अच्छे प्रकाशक है जैसे टाटा मैकग्रा हिल है, पियर्सन है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रकाशक है, वो अच्छी बुक्स जितनी, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल है भारतीय राज्य व्यवस्था है M लक्ष्मीकांत की, क्या वो हिंदी में उपलब्ध नहीं है क्या? और कैसा अनुवाद है, अच्छा है खराब है? अच्छा अनुवाद है ना। आजकल मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, पेंगुइन ऐसी हिंदी में किताबें नहीं छाप रहा है, वेस्टलैंड ऐसी हिंदी में किताबें नहीं छाप रहा, टाटा मैकग्रा हिल को कोई शौक नहीं है हिंदी में किताबें छापने का, वो इसलिए छाप रहे हैं क्योंकि उनको उसमें मुनाफा दिख रहा है। हिंदी का बाजार बहुत 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 बड़ा है और उसमें विकास की बहुत संभावना है। तो आप ये मान के चलो कि हिंदी में तो सारे ही, कोई शायद ही ऐसी अच्छी किताबों जो उपलब्ध नहीं हो। हाँ, एक समस्या हिंदी में जरूर है। उससे पहले मैं बात करूं कि देखिए लोकसभा टीवी हिंदी में आता है, राज्यसभा टीवी हिंदी में आता है, DD न्यूज हिंदी में आता है, news.com हिंदी में है, PIB हिंदी में है। भारत सरकार ने क्या आपको हिंदी में नहीं दिया, आप मुझे ये बताइए। अभी आप अगर शिकायत करते रहे कि हिंदी में नहीं है तो फिर इसका कोई समाधान नहीं। एक समस्या जरूर आएगी हिंदी में, वो आएगी करंट अफेयर्स को अपडेट करना। थोड़ी सी है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि हिंदी में अच्छी वेबसाइटें भी अब आ गई हैं। लेकिन उसके लिए मैं एक बात आपसे कहूंगा कि पहली बात तो हिंदी में कुछ चीजें हैं, लेकिन अगर नहीं भी मिले तो आपकी इंग्लिश इतनी वीक है कि आप सिंपल इंग्लिश भी नहीं पढ़ सकते, और अगर आप सिंपल इंग्लिश नहीं पढ़ सकते तो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम क्लियर ही नहीं होगा, तो आप IAS कभी नहीं बन पाएंगे। इसलिए इतनी इंग्लिश तो अपनी सबकी है कि हम लोग मोटी मोटी सिंपल इंग्लिश में पढ़कर सीख सकें। योजना हिंदी में आती है, कुरुक्षेत्र हिंदी में आता है, तो क्या हिंदी में नहीं आता आप मुझे बताइए। और अगर थोड़ा बहुत नहीं भी आता तो भाई थोड़ा सा इंग्लिश में ही पढ़ लो, ऐसी का दुश्मनी है इंग्लिश से, है ना। तो ये रही बात हमारी। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कितने घंटे पढ़े, तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि कभी भी घंटे गिनकर ना पढ़े, ठीक है। और ये देखकर पढ़े कि कंसेप्ट कितना पढ़ा आपने, यानी कि आज अगर आपको ये टॉपिक क्लियर पढ़ना था तो आपने ये पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए, ऐसे टारगेट बनाए बजाय घंटों के टारगेट बनाने के। और जिन लोगों के दिमाग में ये भ्रम है कि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए 2 साल तक लगातार 18 घंटे बिना वीकेंड के पढ़ना पड़ेगा, वे प्लीज भगवान के लिए ये तो निकाल दें अपने दिमाग से। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई महामानव नहीं चाहिए इसके लिए, कोई है ना सुपर नेचुरल पावर्स, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है इसके लिए, ठीक है। और एक बात जरूर ध्यान रखें, जब भी कोई एग्जाम दे तो पिछले सालों के प्रश्न पत्र जरूर देखें, ये हर एग्जाम के लिए लागू होता है। कोई भी एग्जाम UGC नेट का भी दे, कुछ भी SSC का दे, UPSC का दे, पिछले 5 सालों के प्रश्न पत्र को जरूर देखें, उससे आपको सही पैटर्न का अंदाजा होगा और सही रुझान, हर परीक्षा के कुछ रुझान होते हैं जो साल दर साल बदलते हैं। अगर आपने पिछले साल का प्रश्न पत्र नहीं देखा तो आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि इस समय क्या ट्रेंड चल रहा है, उसका ध्यान रखें। कुछ लोग पूछना चाहेंगे कि जॉब के साथ कैसे तैयारी करें, तो उनके लिए मैं बड़ा एग्जाम्पल हूँ, आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। और नोट्स कैसे बनाएं, इन चीजों पे हम बात कर सकते हैं। जैसे नोट्स बनाने में मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि UPSC के लिए अलग तरह के नोट्स बनाने होते हैं जो अगर हमने नहीं बनाए तो हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अब वो नोट्स ढूंढते हैं कि भाई निशान जैन के नोट्स मिल जाएं या किसी टीना डाबी के नोट्स मिल जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। अगर वो मिल भी जाएंगे तो भी आपके लिए किसी काम के नहीं होंगे, सबके अपने अपने नोट्स अपने लिए ही होते हैं। तो एक तो आप ये ध्यान रखें, नोट्स कोई ऐसी अनोखी कोई प्रयोगशाला में बनी हुई चीज नहीं है। नोट्स आपकी सुविधा के लिए होते हैं। जैसे आप क्लास में भी तो नोट्स लेते होंगे, आई होप क्लास में नोट्स लेते हैं ना आप लोग, तो वो आपके अपनी सुविधा के लिए है। आपको कैसे, किसी को टेबल बना के नोट्स बनाना अच्छा लगता है, किसी को हेडिंग में नोट्स बनाना। कुछ लोग क्या है, इतने प्रबुद्ध होते हैं कि वो 2-4 शब्दों में उनके पूरे नोट्स तैयार हो जाते हैं। तो सब तरह के अपना अपना स्किल्स है। तो अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नोट्स ज्यादा बनाना पसंद नहीं करते, किताब में ही हाईलाइट कर लेते हैं, ये भी एक तरीका है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों से है जो किताब को जब अंडरलाइन हाईलाइट करते हैं तो लगभग पूरी किताब ही रख देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब वो रिवीजन करने बैठते हैं तो ये ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि जो हाईलाइट किया वो पढ़ना है या जो 2-4 शब्द पूरे पेज में हाईलाइट नहीं है वो मैं ढूंढ लेते हैं। तो ऐसा नहीं करें, आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ थोड़ा नोट्स बनाएं
क्योंकि नोट्स बनाने में क्या होता है, लिखते लिखते याद हो जाता है, ये एक बड़ा फायदा होता है लिखने का। और लिखने से राइटिंग प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाती है, और राइटिंग स्किल जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस के एग्जाम में, जिसके मार्क्स जुड़ते हैं, उसमें काम आता है। एक और मैं कहना चाहूंगा, जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है खासतौर पर हमारे जो IAS एस्पिरेंट्स हैं हिंदी मीडियम वाले, उनमें ये रहता है कि भाई आप उनके कभी रूम पर जाओ, आप लोग भी सब रूम्स में या हॉस्टल्स में रह रहे होंगे, तो जब भी किसी के रूम पर जाओ तो उतना ही ज्यादा डिप्रेशन बढ़ता है, क्योंकि उसके यहाँ एक बड़ी लाइब्रेरी होगी जिसमें राजस्थान, यूपी, इलाहाबाद की, दिल्ली की, पटना के प्रकाशकों की बड़ी बड़ी किताबें मोटी मोटी होंगी। तो उससे क्या तनाव और बढ़ता है, और उसे खुद नहीं पता होता कि मतलब इसमें से कितना मेरे को पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। तो इसके लिए मैं जरूर कहूंगा कि आप एक किताब को 10 बार पढ़ने वाली अप्रोच बनाएं, ना कि 10 किताबों को एक बार पढ़ें। और हर चीज के लिए आप कुछ स्तरीय और प्रामाणिक किताबें पहले ही चुन लें और उनको बार बार पढ़ें। अब जैसे पॉलिटी के लिए अगर M लक्ष्मीकांत सो सफिशिएंट है, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप उसके लिए DD बसु भी खरीदें या वो सुभाष कश्यप भी खरीदें, फिर तीनों को लेकर बैठ जाए ऐसे 3 किताबें रख के। अब इसमें समझ गया ना, मूल अधिकार किसमें ज्यादा अच्छा लिखा है वो पढ़ेंगे, तो उस चक्कर में क्या होगा कि कोई से भी नहीं पढ़ पाते। तो प्लीज ऐसा खिलवाड़ अपने साथ नहीं करें, मैं सीधे इस पर शब्दों में कहूंगा। आप अच्छी किताबें पढ़ें, स्तरीय किताबें पढ़ें। मैं ये नहीं कहूँ कोचिंग के नोट्स नहीं पढ़ें, अगर आपको कोई कोचिंग के स्तरीय अच्छे नोट्स मिलते हैं तो जरूर पढ़ें, लेकिन एक टॉपिक को एक ही जगह से पढ़ें। ऐसा नहीं कि अपने को रिसर्च नहीं करनी है। PhD का जब आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं ना, आप लोगों ने रिसर्च पेपर लिखा है सबने, किसी ने, तो रिसर्च पेपर जब लिखते हैं उसमें कितने संदर्भ देते हैं, मतलब कभी कभी तो मुझे लगता है 4 पेज का लिखे और 40 संदर्भ में, भाई कितनी पढ़ाई की होगी इसके लिए। तो लेकिन IAS के एग्जाम में ऐसी आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको कोई संदर्भ तो देना नहीं होता। जब संदर्भ देना ही नहीं है तो कहीं से भी पढ़ाओ, क्या दिक्कत है, चाहे आपने रेडियो पे सुना हो, चाहे आपने टीवी पे देखा हो, चाहे आपने इंटरनेट पे देखा हो, चाहे आपने बुक्स में पढ़ा हो। तो ये चीज है। फिर आप दूसरा रिवीजन वाली अप्रोच अपनाएं कि केवल पढ़े ही नहीं, उसको रिवीजन भी करें। रिवीजन के बगैर नहीं होगा, ये पक्की बात मान लीजिए। और रिवीजन वो ये कि मतलब आपने 10 किताबों से पढ़ा होगा तो रिवीजन भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा, और अगर आपने एक विषय की एक किताब पढ़ी होगी तो रिवीजन आसान हो जाएगा। तो इसलिए आप ऐसे नोट्स जरूर बना के रखें जिससे आपको एग्जाम टाइम पे रिवीजन करने में लास्ट के 15 दिनों में या लास्ट के 1 महीने में आप ट्रोमा में ना जाएं। जैसे ऐसे मैंने देखा कुछ लोग तो लास्ट के दिनों में तो बौखला ही जाते हैं कि भाई भले ही साल भर कितनी तैयारी की हो, लेकिन आखिरी के दिनों में तो तनावग्रस्त हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो वैसा जो पैनिक है वो पैनिक क्रिएट करेंगे तो आपके लिए बहुत हानिकारक, सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, और वो एग्जाम में आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। पहले अटेम्प्ट में मैं भी थोड़ा पैनिक में था, इसलिए मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। दूसरे अटेम्प्ट में मैंने बिना पैनिक के, बिना तनाव की तैयारी की और परिणाम आपके सामने, ठीक है। और एक चीज और मैं कहूंगा, जब हम DU में पढ़ते हैं तो हमको लगता है देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो परफेक्शन की ओर भागने लगते हैं, हमको लगता है कि हम सर्वश्रेष्ठ है तो हम काम जो है वो सर्वश्रेष्ठ तरीके से करेंगे। अब सर्वश्रेष्ठ क्या होता है? परफेक्शन नाम की कोई चिड़िया इस दुनिया में नहीं है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनने के चक्कर में आप ना पड़े, वो साल में एक ही मूवी देते हैं, लेकिन अपने कई सारे एग्जाम देने, ठीक है। तो आप ये ना सोचे कि निशांत जैन जैसा लिखते हैं वैसा ही ऐसे में लिखूंगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा। आप प्रयास करें, श्रेष्ठ, मैंने कहा ना कि एक्सीलेंस की ओर बढ़े। अब एक्सीलेंस पूरी तरह अचीव नहीं हो तो क्या वो थोड़ी अचीव हो जाएगी? अपने को एग्जाम भी तो क्लियर करना है, अपने को कौन सा टॉप कर, जरूरी थोड़ी टॉप ही करना है, लेकिन वो ये कि टॉप करने की इच्छा जरूर होनी चाहिए। इसीलिए इस किताब का नाम रखा मुझे बनना है UPSC टॉपर। क्यों रखा नाम? क्योंकि भाई अब हम टॉप करने की ही नहीं सोचे तो पता चला कि हमने सोचा ही कि 1000वीं रैंक आए तो आएगी कौन सी है ना। तो इसलिए, और देखो मतलब मेरा भी सौभाग्य है कि मैं चाहता था कि इसीलिए 2 महीने से इस किताब का हमने लोकार्पण नहीं किया, कि मैं चाहता था कि जब भी इसका हो तो स्टूडेंट्स के बीच में ही हो। तो आज ये मौका मिला, मैं कॉलेज का भी और आप सब लोगों का करूंगा। ये ऐसी रोटी किताब है जो लोकार्पण से पहले ही बिका ली है, मतलब 5000 कॉपी, है ना। तो मैं कोई बहुत बड़ा दावा नहीं करता, लेकिन ये हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में उपलब्ध एकमात्र ऐसी किताब है जिसमें तैयारी के हर पहलू पर डिटेल में चर्चा की गई है, और आपके मोटिवेशन लेवल को कैसे बना के रखा जाए, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कैसे पढ़े, इस तरह की तमाम विषयों पर एक किताब में चर्चा की गई है। तो अगर किसी भी थोड़े भी अभ्यर्थियों को इस किताब से फायदा हो गया तो मेरे लिए यही सबसे बड़ा
सबसे बड़ा मतलब एक संतुष्टि का एहसास होगा। इसके अलावा दो बातें और जरूर मैं कहूंगा कि एक तो रीडिंग हैबिट जो आजकल विलुप्त होती जा रही है। हम लोग पढ़ना कम चाहते हैं और उसको कोर्ट तो मतलब पढ़ने का वो ज्यादा करते हैं हम लोग शो और पढ़ते कम है। तो मैं कहूंगा कि आप टेक्स्ट बुक्स के अलावा भी ना, जैसे आप मान लो हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी कि आप हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं तो मीरा को ही पढ़ेंगे, कबीर को ही पढ़ेंगे। आप कुछ सोशियोलॉजी की अच्छी किताबें भी पढ़िए, कोई साइकोलॉजी की कोई आपको लगे कोई अच्छा कोई राइटर है या अच्छी कोई बुक है। आप कोई राजनीति के माहौल पे आजकल कोई अच्छी किताब आई है, जातीय व्यवस्था पे कोई अच्छा लिखा है किसी ने, ये सब चीजें आप एक इंटरेस्ट डेवलप करिए। कि आप विदेश नीति पर कोई अच्छी किताब आई है कि देश की विदेश नीति में पिछले दिनों क्या बदलाव हुए, तो इन पर आप किताबें पढ़ने की आदत डालिए। अपनी रुचि का जो विषय है, ऑफकोर्स सबका कोई रुचि का विषय होता है। जैसे मेरे को अगर फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर में ज्यादा इंटरेस्ट है, मेरे को फिलोसफी में ज्यादा इंटरेस्ट है, हो सकता है आपको साइकोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है आपको समाज के विषयों में रुचि हो, तो उसमें तो पढ़ेंगे। लेकिन साथ में एक जनरल इस एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली मैं कहूंगा कि अच्छे लेखकों की अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालें। उसका एक अच्छा तरीका होता है बुक फेयर में जाना, वहाँ पे आपको एक साथ बहुत सारी चीजें मिल जाती है। तो इस तरह से एक रीडिंग हैबिट को डेवलप करने की कोशिश करें। और एक राइटिंग प्रैक्टिस जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम लोग पढ़ने का साथ लिखना भी सीखें और लिखने की आदत डाल लें। उसके लिए आप कोई भी जतन करें लेकिन आप लिखें जरूर। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे ये कहता हूँ कि आप हर हफ्ते एक ऐसे लिखें। ऐसे लिखने से जो राइटिंग स्किल डेवलप होगा वो ऐसे में ही नहीं काम आएगा, वो पूरी मुख्य परीक्षा में काम आएगा, हर जगह काम आएगा। तो लेकिन लिखना शुरू करें, मतलब सबसे ज्यादा आलस्य जो आता है वो लिखना शुरू करने में अपने को आता है। हमको लगता है कि अच्छा तो हम लिख नहीं पाते, तो कैसे लिखी, कोई हंसेगा। अगर मैंने अपने दोस्त को दिखाया तो वो कैसा महसूस करेगा। इन सब ऊहापोहों के चलते योजना ही बनाते रहते हैं लेकिन लिखना शुरू नहीं करते हैं। तो आप चाहे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें चाहे नहीं करें, लेकिन आप लिखना शुरू करें। और फिर एक बात जो है वो अंत में वो ये कि परीक्षा हॉल में कैसे अच्छा प्रदर्शन करें। सारी पढ़ाई एक तरफ है और परीक्षा हॉल पे प्रदर्शन एक तरफ है। पढ़ाई अच्छी करें लेकिन पढ़ाई का जो आपने इनपुट्स लिए थे पढ़ाई से उनका आउटपुट देने का समय आता है परीक्षा हॉल में। लेकिन उस समय अक्सर हम कई बार ट्रॉमा में, पैनिक में, तनाव में होते हैं। तो हालत ये हो जाती है कि जैसे प्री का एग्जाम दिया, प्री के पहले पेपर दूसरे पेपर में 2 घंटे का गैप होता है, उसी में पेपर चेक करने लग गए। ऊपर से कोचिंग वाले भी इतने महान होते हैं कि वहीं पे आंसर की बांटने लगते हैं कि भाई अब उसमें रहा नहीं जाता। तो इसलिए आप इस तरह की चीजों से बचें। और जो लोग एग्जाम के बाद आपसे पूछे भाई ये वाला आंसर कैसे लिखा, वो कैसे किया, उनसे बचें आप। और एकदम मैंने इतनी बारीकी तक की बातें इस किताब में लिखी हैं कि मतलब आप एग्जाम के हॉल में तनाव मुक्त होकर जाएं और तभी आप अच्छा प्रदर्शन करें। और पूरे सत्र से पहले मैं सकारात्मक सोच पर एक छोटी सी कविता वो जरूर आपसे शेयर करूंगा, जो मैंने तैयारी के दिनों में लिखी थी लेकिन जिंदगी भर काम आती है। कि सकारात्मक सोच संग उत्साह और उल्लास लिए जीतेंगे हर हारी बाजी, मन में यह विश्वास लिए। आपके काफी शास्त्र के मानदंडों में खरी नहीं उतरी कविता, ये लोक कविता है, ठीक है। कि सकारात्मक सोच संग उत्साह और उल्लास लिए जीतेंगे हर हारी बाजी, मन में यह विश्वास लिए। ले संकल्प सृजन का मन में उम्मीदों से हो भरपूर, धुन के पक्के उस राही से मंजिल है फिर कितनी दूर। और ऊहापोह अटकलें उलझने, हिंदी में तो परेशान रहते हैं कि ऊहापोह अटकलें उलझने, अवसादों का कर अवसान, वो बाधाएं कितनी पथ में चेहरों पर बस हो। और अंतर मन में भरी हो ऊर्जा, नई शक्ति का हो संचार, डटकर चुनौतियों से लड़कर जीतेंगे सारा संसार। और अंतिम पंक्तियां हैं कि ले संकल्प सृजन का मन में, सृजन का संकल्प लेकर आगे बढ़े। ले संकल्प सृजन का मन में उम्मीदों से हो भरपूर, उनके पक्के उस राही से मंजिल है फिर कितनी दूर। और जगे ज्ञान और प्रेम धरा पर, जगे ज्ञान और प्रेम धरा पर गूंजे कुछ ऐसा संदेश, नई चेतना से जागृत हो सुप्त पड़ा यह मेरा देश। नई चेतना से जागृत।
बहुत बहुत धन्यवाद।